नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है सिस्टम की सर्जरी। जी हां, छत्तीसगढ़ में बुधवार देर रात अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक सर्जरी थोक बंद करीब 88 आईएएस और एक आईपीएस का तबादला हुआ है। कुछ अधिकारी फिर लूप लाइन से फ्रंट फुट पर आ गए, कुछ को नजदीकियों का खामियाजा भी भुगतना पड़ा है, जिसके पीछे कांग्रेस सरकार के समीकरण से लेकर तो 2024 लोकसभा चुनाव और शिकायत के मामले भी जुड़े हुए थे। तो कुल मिलाकर यह जो फेरबदल है वो कई मायने सामने लेकर आ रहा है और इसी पर आज हम अपने मेहमानों से चर्चा करने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ में थोक बंद तबादले हुए हैं। निश्चित ही कोई नई सरकार आती है और अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें चेंज करती है। उनमें सबसे बड़ी बात है जो ब्यूरोक्रेसी है उनको चेंज किया जाता है, क्योंकि सरकार जब नहीं आती है तो उनको अपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होता है और ब्यूरोक्रेसी सबसे बड़ी ताकत होती है जो सरकार के फैसलों को इम्प्लीमेंट करती है। और सीएम भूपेश बघेल ने इस पर क्या कुछ टिप्पणी की है, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, आइए सुनते हैं। ट्रांसफर तो होते रहता है, नई सरकार बनी है, ट्रांसफर हुए हैं, अच्छा काम करे, सभी अधिकारियों को मैं शुभकामना देता हूँ। काम करने दीजिए, फिर आगे बात करेंगे। अभी तक केवल विज्ञापन और होर्डिंग नहीं था। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल वो कह रहे हैं कि काम करने दीजिए, फिर देखते हैं क्या कुछ होता है, विरोध क्या कुछ करेंगे कांग्रेस, ये भी हम बात करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने ये सरकार ने ये कदम क्यों उठाया, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज जो चर्चा करने वाले हैं उनमें हमारे जो मेहमान हैं, चलिए उनका परिचय करवा दें। सबसे पहले श्री चंद्रसुंदरानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। धनंजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज़ पर। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश चंद होता जी हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रकाश जी, आपके अनुभवों का लाभ हमको मिलेगा। चलिए शुरुआत भी मैं आप ही से करता हूँ प्रकाश जी। जो है जब से सरकार बनी है, जब से ये छत्तीसगढ़ राज्य बना है, तभी से आपने पत्रकारिता करते आ रहे हैं और कई सरकारें आपने आती जाती देखी हैं। किस तरह से देखते हैं इन बदलाव को? जब भी नई सरकार आती है वो अपनी लॉबी सेट करते हुए नजर आते हैं, ये जो बदलाव है इन पर आपका क्या नजरिया है सर? ललित जी, एक वाकया याद आया मुझे। 2003 में बीजेपी जीत के आई। उस वक्त अधिकारियों का बोलबाला था कांग्रेस सरकार में अजीत जोगी के समय, और बीजेपी जीत के आई। आदेश नहीं निकला ट्रांसफर लिस्ट, लेकिन इतनी दहशत आईपीएस लोगों में थी कि एक वायरलेस मैसेज पे सारे आईपीएस जाके अपने अपने जगह पे ज्वाइनिंग दे दिए। ये अपने आप में है। उस वक्त रॉबर्ट हारंगडोला होम मिनिस्टर थे, वो खुद बोलते थे कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है। होम मिनिस्टर को नहीं पता कि उसके एसपी कहां से जाएंगे और कहां ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अधिकारी पिछले सरकार में भी कुछ लोग ऐसे थे। अंग्रेजी में जैसे ललित जी कहावत है, मोर लॉयल देन द किंग, राजा से भी ज्यादा इन लोगों की अनुगत्य है राज्य पर। ऐसे अधिकारियों को टारगेट किया गया और निश्चित रूप से होना भी चाहिए। अगर आप अगर राजनीति से प्रेरित नहीं है, आप अगर अपने नियम कानून और जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है, जिस तरह से लंबे लिस्ट 89 लगभग 90 लोगों की, आज एक निकल गया, सब मिला दे तो 90 लोगों की लिस्ट है, काफी बड़ी है। और ये लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो लगेगा आपको जो लोग लूप लाइन में थे उन सबको लूप लाइन का कोई कारण भी नहीं था, लेकिन हर सरकार अपने चहितों को देती है। लेकिन इस सरकार में ये तो अभी भी आए हैं, 1 महीना हुआ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 4 लोगों को छोड़ के बाकी सब लोग नए हैं। इवन मुख्यमंत्री भी मंत्री बनने का पहली बार छत्तीसगढ़ में रहे, तो उनको उतना अनुभव नहीं है। इसके बावजूद भी जिस हिसाब से जो लोगों के बीच में बातें जा रही थी कुछ अधिकारियों के बारे में, उनको जिस तरह से सन्टिंग आउट, ये शब्द प्रयोग किया जा सकता है, जिस तरह से किनारा किया गया, कुछ लोगों में हर्ष की विषय भी है, क्योंकि कुछ अधिकारी ऐसे थे। लेकिन यह भी बात है कि एक लिस्ट निकल गया आईएएस की, आईपीएस की लिस्ट क्यों नहीं निकली, ये
सुंदरानी जी बेहतर बता सकते हैं। जी। लेकिन जो भी सरकार आता है वो अपने ढंग से अपने अधिकारियों को रखता है। जी ललित जी। बिल्कुल, निश्चित ही जो नई सरकार आती है वो अपने ढंग से अपने अधिकारियों को ज़रूर रखते हैं ताकि उनका जो कार्य है वो ढंग से चलता रहे, कोई बाधा ना पहुंचे। चलिए हम राजनीतिक मेहमानों का रुख करूंगा। श्रीचंद सुंदरानी जी, सबसे पहले आपके पास आता हूं। श्रीचंद जी, थोक बंद तबादले, क्या वजह है इसकी? क्या आप एक रिकॉर्ड तोड़ना चाहते थे? 60 से 62 से भी शायद आसपास ही कहीं पिछली सरकार ने तबादले किए थे, आपने 88 कर दिए हैं, तो क्या रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहते हैं? या जो पिछली बार जो कई बार ऐसी खबरें सामने आई जिनमें एक आपने विरोध भी आपका दिखाई दिया जब आप विपक्ष में थे, कई अधिकारी आपके मुताबिक काम नहीं कर रहे थे और आपने ये कहा भी था, इस तरह की चर्चाएं भी हुई थी कि सरकारें तो बदलती रहती है। देखिए ललित जी, आपने जो नाम दिया सिस्टम की सर्जरी, मैं इस नाम को बिल्कुल सहमति व्यक्त करूंगा ललित जी। और सिस्टम इतना बिगड़ चुका था, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस सरकार ने 5 साल में ट्रांसफर उद्योग एक अलग से चला रखा है। जी सर। कभी भी किसी का ट्रांसफर हो जाता था, कभी भी किसी को कहीं पोस्टिंग मिल जाती थी, कहीं कोई कलेक्टर बन जाता था, कहीं किसी को एसपी बना दिया जाता था, कोई सचिव बन जाता था। और आए दिन ये स्थायित्व भी नहीं था कि आज कोई कलेक्टर है, आज कोई एसपी है, कल रहेगा कि नहीं रहेगा, 3 महीने बाद रहेगा कि नहीं रहेगा। ये एक सिस्टम छत्तीसगढ़ में 5 साल में डेवलप करने का कोशिश किया कांग्रेस की सरकार ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी है, नई सरकार जो बनी है, आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व की सरकार है, ये प्रशासनिक सर्जरी सिर्फ इसलिए की है कि जनता को न्याय मिले, जनता की सुविधाएं जनता तक पहुंचे और अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी हों या राजनेता हों या मंत्री हों, जनता से सीधे संपर्क में रहें, जनता की आवाज़ को सुने। और जो हमने प्रधानमंत्री जी की गारंटी का जिसके आधार पे हमने चुनाव लड़ा, उस गारंटी को लागू करें। और निश्चित रूप से हमने पक्षपात नहीं किया। हमारी नज़र में कोई ऐसा अधिकारी नहीं कि जिनको हम घर बिठा दें या अपने समर्थक, ऐसा हमारे सभी समर्थक हैं, हमें किसी अधिकारी से कोई परहेज नहीं है। लेकिन सिस्टम को, कानून को और व्यवस्थाओं को संभालना होगा, यह संदेश देने का काम है। निश्चित रूप से अच्छा काम अधिकारी जो करेगा वो बिल्कुल प्रमोट होगा, उसको कहीं ना कहीं सम्मानजनक स्थान मिलेगा। लेकिन मेरी और हमारे पार्टी की यही सोच है कि हर अधिकारी, चाहे वो किसी भी विभाग में काम करता हो, वो किसी दल का नहीं होता, सरकार के साथ होता है। तो अधिकारियों का हम सहयोग लेकर ही प्रशासन, शासन पूरा चलाएंगे और जनता की आकांक्षाओं पे खरा उतरें। हमारा एकमात्र मकसद है, हम रोज रोज ट्रांसफर करना, ट्रांसफर उद्योग चलाना, ये काम हमारी पार्टी का नहीं है। हम खुले मन से अधिकारियों को काम करने देंगे, लेकिन अधिकारी जनता की आकांक्षाओं पे खरे रहें, जनता की अपेक्षाओं पे खरे उतरें और वे जनता का काम करें। यही अपेक्षा हमारे पार्टी की है और उसी के आधार पर यह सर्जरी की गई है। निकट भविष्य में और भी 1-2 सर्जरी होगी, क्योंकि पूरे प्रदेश में जनता का राज है। ये जनता का राज जनता के लिए है, तो ये दिखना भी चाहिए। सरकार जनता के लिए काम कर रही है और काम करना भी चाहिए, और अधिकारियों को भी यही निर्देश हमारी सरकार का है कि वो काम करें। ठीक है, अब मैं कांग्रेस का भी पक्ष जानना चाहूंगा। धनंजय जी, किस तरह से आप देखते हैं सिस्टम की सर्जरी को, एक प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते? क्योंकि आपने भी, जब आपकी सरकार आई थी, आपने भी एक बड़ी सिस्टम में सर्जरी की थी और बहुत सारे जो है तबादले आपने भी किए थे। अब बीजेपी कर रही है, किस तरह से देखते हैं सर? देखिए ललित जी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से हड़बड़ी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अधिकारियों का ट्रांसफर किया है, एक बार और ऐसा लगता है कि अधिकारियों के ऊपर ये दबाव बनाना चाहते हैं। उन अधिकारियों को ट्रांसफर किया है जो पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जनता के बीच लेकर गए थे और जनता की सेवा किए थे। 88 अधिकारी ऐसे हैं IAS IPS जिनका ट्रांसफर किया गया है। और यहाँ बैठ के भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सर्जरी का मैं समर्थन करता हूँ। सर्जरी उस चीज़ की होती है
कि अगर वो बीमारी लाइलाज हो या घाव ऐसा हो जो भरा नहीं जा रहा है, तो क्या भाजपा के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जी 28 जिन अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है वो प्रशासन के स्तर पर लाइलाज बीमारी है? क्या उनसे भविष्य में ये काम नहीं लेंगे? क्या उनको ये जिम्मेदारी नहीं सौंपेंगे? पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी तय नहीं कर पा रही है कि उनको मोदी की गारंटी की दिशा में काम करना है या पूरे प्रदेश में भय का वातावरण निर्मित करना है। जैसे चुनाव जीतते ही इन्होंने घर घर गरीबों के घर में, दुकानों में बुलडोजर चलाना शुरू करके गरीबों को जो कुचलने काम किए हैं, कहीं रेहड़ी वाले के दुकान पे बुलडोजर चला रहे हैं, कोई टमाटर बेच रहा है उस पर दुकान पे बुलडोजर चला रहे हैं, कोई पान ठेला पे बुलडोजर चला रहे हैं। पूरे प्रदेश में इन्होंने बुलडोजर चला के जनता के मन में भय उत्पन्न करने का काम किया है। अब लगता है कि अधिकारियों के मन में भी भय उत्पन्न करके ये पूरी तरीका से प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चरमराना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाजपा इस प्रदेश को फिर अराजकता की ओर ले जाना चाहती है। 15 साल तक था, अभी हाल ही में घटना मध्य प्रदेश का याद आता है कि 15 साल से करीब ज़्यादा वहाँ भाजपा की सरकार रही है और अभी ड्राइवर के एसोसिएशन जब हड़ताल में गए तो किस प्रकार से वहाँ भाजपा के शासनकाल के दौरान अधिकारी अराजक थे कि एक गरीब आदमी को औकात बताने का काम अधिकारी कर रहा था। ये भाजपा सरकार में होता है। 5 साल छत्तीसगढ़ में चीजें आपको नहीं मिला होगा, जो भी गरीब किसान मजदूर अधिकारी के पास गया सम्मान उनकी बातें हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार और वही स्थिति लेकिन धनंजय जी कुछ अधिकारियों पर ऐसे आरोप लगे थे कि वो पिछली सरकार के नजदीक थे, हर विपक्ष को डराना चाहती है, हर अधिकारी को डराना चाहती है, जनता के लिए काम करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ूंगा और प्रकाश जी आपके पास आता हूं। प्रकाश जी क्या किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अगर बदलाव होता है, चेंजेस होते हैं तो कामों पे कहीं असर पड़ता है, क्या आपको लगता है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो कसावट है ये लोकसभा की सजावट हो? देखिए, दो बातें। पहली बात यह है कि जिन जिन लोगों को ईडी का नोटिस मिला या जिन जिन विभागों में ईडी ने छापामारी की और बाद में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया, कैसे कहा जाए उन सचिवों को या उन विभागों के मुखिया को वो बेहतर काम किए? अगर बेहतर काम किए होते तो आज ईडी और इनकम टैक्स कोर्ट में चार्जशीट फाइल नहीं करता। ये कोई बचाव की बात नहीं है। दूसरी बात, अगर आप अधिकारियों पे नकेल नहीं कसेंगे तो वो आप पे सवार हो जाएंगे। धनंजय जी ये बता दे, पिछले सरकार में प्रशांत अग्रवाल एसपी थे, रायपुर के ही एसपी थे। 3 तारीख को रिजल्ट निकलता है और 4 तारीख को अचानक पूरे शहर में 10:30 बजे सारे दुकान बंद होना शुरू हो जाता है। क्या कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री ने मना किया था कि रात भर दुकान खुलता रहे? कहीं मना नहीं किए। ये अधिकारी जो होते हैं ये अपने ढंग से करते हैं और उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है। आज उसीलिए भूपेश बघेल के ऊपर आरोप लगा। ये जो अधिकारी थे, ये अधिकारी क्या मुख्यमंत्री से आदेशित थे? नहीं थे। सत्ता परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होते ही 10:30 बजे दुकान बंद होना शुरू हो गया। ये बस एक एग्जाम्पल है। दूसरी बात है, रमन सिंह का स्टेटमेंट याद करिए। बीजापुर में उन्होंने कहा था कि कलेक्टर हो या कोई भी हो, बैकडेट पे चेक साइन ना करे। भ्रष्टाचार को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? अगर दंतेवाड़ा में भ्रष्टाचार हो रहा है, मंदिर के निर्माण में या सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसका रोक लगना जरूरी है। ये अधिकारी है, कमीशन एजेंट थोड़ी है जी। इन सारी बातों को जवाब किसको देना होता है? सरकार को। इसीलिए धनंजय भाई बार बार कह रहे हैं मुझे जवाब देना है। लेकिन उस अधिकारी को कभी इन्होंने सवाल पूछे कि रात भर क्यों दुकान खुला रहा या सड़कों को इस तरह से बंदरबाट करके क्यों निर्माण किया? ये नहीं होगा तो बदनाम सरकार ही होगी। तो सरकार को जवाब तो सरकार को ही देना है, विधानसभा में अधिकारी को देना नहीं है। बिल्कुल ललित जी, इसीलिए बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। धनंजय जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं लेकिन इससे पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। देखिए इस तरह की चीजें आती हैं, पिछली बार के कई अधिकारी ऐसे थे जिन पर यह आरोप लगा कि वो पिछली सरकार से मिलीभगत करके वो काम कर रहे थे। इस तरह के आरोप पहले भी लगे हैं। क्या जो नई सरकार बनेगी उसको अपने मन मुताबिक काम करने का अधिकार नहीं है? देखिए ललित जी, सरकार के साथ मिली भगत करके ही अधिकारी सरकारी योजनाओं को पहुंचाएंगे। सरकार जो योजना बनाएगी वो किसके माध्यम से जाएगा? अधिकारियों के माध्यम से जन तक भी में जाएगा। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार महोदय बैठे हैं, कि 10:30 बजे दुकान बंद होना चाहिए था, 11 बजे खुला था, दिक्कत थी। अरे भाई व्यापारी है, वो कोई अपराधी नहीं है। अगर 10:30 बजे दुकान खुल गया, क्या भारतीय जनता पार्टी या जो वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे पत्रकार साथी बैठे का उन व्यापारियों के दुकान खुलने पे इनको एतराज हो गया है? ये बात कर रहे थे मंदिर में भ्रष्टाचार की, क्या मंदिर में जो भ्रष्टाचार हुआ क्या उसकी जांच की गई है?
आप जांच करते, अगर भ्रष्टाचार में अधिकारी शामिल था तो आप उसे निलंबित करते। आप ट्रांसफर करके क्या उस भ्रष्टाचार के जो आपने जो आरोप लगाया है क्या उसमें लिपापोती करना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कि किसी के दुकान खोलने से किसी को एतराज होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि 10:30 बजे दुकान खोलना गलत बात है तो आप आदेश जारी करवा दीजिए कि सूर्योदय होगा दुकान खोलेगा, सूर्यास्त होगा दुकान बंद हो जाएगा। ये राजधानी है, 24 घंटा चलने वाला शहर है, यहाँ अगर 10:30 बजे दुकान खुल गया तो दिक्कत किस बात की है? सिर्फ इसलिए कि वैमनस्यता फैलाने के हिसाब से आप उन सारे आरोपियों को दोषी ठहरा दिए। ये उचित बात नहीं है। सुनिए ना, आप पत्रकार साथी हैं, आपको तो निष्पक्ष बात करना चाहिए। ये उनका मत है। क्या हाईवे में 12 बजे ढाबा नहीं चलता? सिटी में बड़े बड़े जो शहर है क्या वहाँ रात भर दुकानें नहीं चलती? होता जी ने ये नहीं कहा। दुकान खोल लिया होता जी का बयान को उन्होंने कहा कि अपराधी हो गए। कोई मुख्यमंत्री ने आदेश नहीं दिया था। दुकान बंद खुलने में क्या मामला है? ठीक है, प्रकाश जी को अपना पक्ष रखने दीजिए। जी प्रकाश जी, प्रकाश एक बात से रखिए ना, आप कह रहे हैं चलिए आपकी बात सुन दुकान बंद हो जाती है, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? अधिकारी को आप लोगों ने अधिकारी का बदलना अलग चीज है, व्यापारी की दुकान बंद करने की बात करना ये अलग विषय हो जाता है। अरे कहां से आप किसके समर्थक हैं? आप बता दीजिए। व्यापारियों का शहर में जो व्यापारी का समर्थक है, हम व्यापारी का समर्थक है। आप विरोधी हो सकते हैं, कौन सा व्यापारी हो सकते हैं? जब आप व्यापारी के विरोधी हो सकते हैं, व्यापारी का समर्थक है। आप ये कह सकते हैं जनता इसलिए आपको नकार दिया धनंजय जी। कोई नकारी नहीं है, बात है, ऐसी गलत बात ना करें। पूरे चैनल व्यापारी देख रहे हैं और एक पत्रकार महोदय इस प्रदेश के व्यापारी 10:30 बजे दुकान खोलते हैं, उसको पता नहीं किस नजरिए से देख रहे हैं। ये इनकी सोच है। कानून दोबारा पढ़ लीजिए। नहीं सर, धनंजय जी प्लीज, धनंजय जी प्लीज मेरी बात सुनिए। आप पहले मेरी बात सुनिए। धनंजय जी मैं कर रहा हूं डिबेट, मेरी बात सुनिए। हाँ मेरी बात सुनिए पहले। देखिए धनंजय जी अपना मत है, उन्होंने अपना मत रखा। ठीक है सर, ठीक है। मैं श्रीचंद जी के पास जाऊंगा। श्रीचंद जी ठीक है सर, श्रीचंद जी के पास जाऊंगा। श्रीचंद जी, जैसे कांग्रेस कह रही है, अगर आपको लग रहा है कि कहीं कुछ गलती थी, उनको सस्पेंड करते, उन पर कोई दूसरी कार्रवाई करते। ठीक है सर धनंजय जी, ठीक है आपकी बात समझ गए आपकी बात। अरे मुझसे बात कीजिए ना, मुझसे बात कीजिए ना। ठीक है सर, ठीक है। नहीं सर, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत मैं इसको इजाजत नहीं दूंगा। नहीं सर धनंजय जी प्लीज मेरी बात सुनिए। मेरी डिबेट में आप आए हैं, मैं इसको इजाजत नहीं दूंगा सर। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, प्लीज सर। चलिए ठीक है। प्रकाश जी एक मिनट धनंजय जी प्लीज। चलिए ठीक है सर, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं सर, प्लीज व्यक्तिगत बीमारी है। चलिए ठीक है। चलिए मैं डिबेट को आगे बढ़ा रहा हूँ। डिबेट को आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा सर, प्लीज। धनंजय जी प्लीज मेरी बात सुनिए। मेरे को ऑडियो आपका ऑफ करवाना होगा सर, आपका ऑडियो ऑफ करवाना होगा सर। ऐसी डिबेट नहीं चलेगी सर। वो पत्रकार महोदय हैं, आप उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है सर, व्यक्तिगत मत। मैं हूं ना सर, मैं यहाँ बैठा हूं ना सर। आप मुझसे बात कीजिए, चलिए ठीक है। मैं प्रकाश जी मैं उनको रोक रहा हूँ। प्रकाश जी मैं रोक रहा हूँ प्लीज सर। प्रकाश जी मैं रोक रहा हूँ। धनंजय जी देखिए जीत हार के बारे में सुनिए। धनंजय जी, जीत आपका ऑडियो डाउन है सर, आपका ऑडियो डाउन है, नहीं सुन पा रहे दर्शक हमारे। प्लीज सर आपका ऑडियो डाउन है, आपके दर्शक नहीं सुन पा रहे हैं। अगर इस तरह की आप डिबेट करेंगे, व्यक्तिगत आरोप लगाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी। मुझसे बात कीजिए ना सर, मैं यहाँ बैठा हूँ, डिबेट का संचालन मैं कर रहा हूँ, मुझसे बात कीजिए धनंजय जी प्लीज सर। एक वरिष्ठ पत्रकार है, जब तक आप चुप नहीं होंगे ये डिबेट को मैं आगे नहीं ले जा सकता सर। प्लीज आप डिबेट को आगे नहीं ले जा सकता सर। देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, प्लीज सर। आवाज नहीं आ रही है आपकी आवाज नहीं आ रही है, दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। प्लीज सर। धनंजय जी सुनिए सर, मैं डिबेट को यहां पर हैंडल कर रहा हूं, मुझसे बात कीजिए। अगर कहीं कोई व्यक्तिगत आपको कुछ बोल रहा है
तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांग चाहता हूं। श्रीचंद सुंदरानी जी के पास जाना चाहूंगा। सुंदरानी जी, जैसे कि आरोप लग रहे हैं कि कोई अधिकारी अगर काम नहीं कर रहा है तो तबादले की जरूरत क्यों पड़ रही है? हो सकता है आप उनके खिलाफ कोई एक्शन लीजिए, जांच बिठाइए, ये कांग्रेस का आरोप है। जी सर। ललित जी, हमारी सरकार के गठन को 1 महीना भी मुश्किल से नहीं हुआ है और निश्चित रूप से हमारी कार्यप्रणाली, हमारी योजनाओं का क्रियान्वयन जिस रूप में होगा उस रूप में ही हम अधिकारियों को सौंपेंगे। और हम किसी अधिकारी को दोषी नहीं देते, हम ये मानते हैं कि सारे अधिकारी अच्छा काम करते हैं, लेकिन चूंकि एक मुखिया जब बनता है, नई सरकार बनती है, तो निश्चित रूप से उन अधिकारियों का चयन करती है जिन अधिकारियों के भरोसे वो अपनी सरकार को आगे ले जाए। हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे, जो जनता के हितों में काम करेंगे, सरकार के निर्देशों का अच्छे से पालन करेंगे, सरकार की योजनाओं का जनता तक लाभ पहुंचे, ये काम करेंगे। हम उन अधिकारियों को साथ में लेके चलेंगे, हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे। हमारा दिल इतना छोटा नहीं है कि हम कुछ अधिकारियों को दरकिनार करके बिठा दें, लेकिन जिनके ऊपर आरोप है, जिनके ऊपर ईडी के आरोप है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, ऐसे अधिकारियों को जिनको कांग्रेस की सरकार ने कहीं ना कहीं उपकृत करके रखा था, एक छोटा सा प्रश्न सर, आगे आईपीएस का नंबर आने वाला है सर? भविष्य में आईपीएस का नंबर आएगा? आईएएस तो हो गए, आईपीएस का नंबर आएगा? शुरुआत हुई है, निश्चित रूप से आएगी, उसमें मैं इनकार नहीं करता, क्योंकि आईएएस का हुआ है, आईपीएस एक हुए हैं, एक कुछ और आईपीएस के नंबर आ सकते हैं। तो निश्चित रूप से प्रशासनिक व्यवस्था को एक संभालना है और अच्छे से सरकार चलाना है, जनता की आकांक्षाओं पे खरा उतरना है, कसौटी पे खरा उतरना है। उसके लिए जो जो भी संभव होगा माननीय मुख्यमंत्री जी, विभागीय मंत्री सब करेंगे, लेकिन हम अच्छा स्वच्छ प्रशासन देना चाहते हैं। कानून का राज छत्तीसगढ़ में रहे, किसी का व्यक्तिगत राज न रहकर कानून का पालन करने वाला राज रहे। चलिए धनंजय जी, बिल्कुल मैं समझ गया, लाभ पहुंचे। चल समय कम है सर। धनंजय जी एक छोटा सा कमेंट सर प्लीज। देखिए, निश्चित तौर पर सरकार की योजनाओं को अधिकारी भलीभांति तरीके से जनता तक पहुंचाते हैं और बिना अधिकारी के आप सरकार की योजनाओं को फलीभूत नहीं कर सकते हैं। पर ऐसा लगता है कि प्रदेश में जो सरकार है वो अधिकारियों के खिलाफ व्यवस्था पाल के चल रहे हैं, उनको भरोसा नहीं है। 88 लोगों का ट्रांसफर कर दिया गया, क्या उनको पदमुक्त किया गया? यही तो अधिकारी है ना जिनसे आपको आगे जाकर काम लेना है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दमन के नीति पे चल रही है, ऐसा लगता है कि ये पहले जनता पे बुलडोजर चलवाए, अधिकारियों का ट्रांसफर कर रहे हैं। आखिरी रिएक्शन में जी प्रकाश जी का भी लेना जा रहा है, जिनके पास सरकार के योजनाओं को पहुंचाने का जरिया नहीं है, ये सिर्फ ऐसे करते करते 5 साल निकालेंगे। समय कम है। प्रकाश जी एक आखिरी रिएक्शन आपसे। ब्यूरोक्रेसी मेरी या तुम्हारी, हमारी या तुम्हारी क्यों, वो तो सबकी है ना सर। एक आखिरी रिएक्शन सर, छोटा। देखिए, ब्यूरोक्रेसी सभी की है, कानून व्यवस्था प्रॉपर होना चाहिए। अगर किसी के भी राज में पहले छुराबाजी चाकूबाजी होती थी, अचानक चाकूबाजी क्यों बंद हो गया? अधिकारी भी वही है, केवल सरकार में नाम बदल गया। तो क्या लोगों में दहशत आया कि अब कानून के जरिए काम होगा? अब चिल्लाने से कोई काम नहीं होता है, या मेरा और तुम्हारा या व्यक्तिगत आक्षेप आरोप लगाने से सच या झूठ का साबित नहीं होता है। जनता हर चीज को देख रही है और वो जानती है कि उन तक जो अगर योजना बनेंगे तो वो पहुंचेगा क्या, और दूसरी तरफ से जो छुराबाजी चाकूबाजी, चलिए सर, कानून व्यवस्था की जो स्थिति बिगड़ रही है वो कैसे सुधरे, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश उसको जी। लेकर काम होना चाहिए। बिल्कुल प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। धनंजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीचंद सुंदरानी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर डिबेट में थोड़ा व्यवधान आया, छीटाकशी हुई, व्यक्तिगत टिप्पणी हम जो है हम उसको सपोर्ट नहीं करते, समर्थन नहीं देते, लेकिन सिस्टम की सर्जरी पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और सिस्टम की सर्जरी क्या ज़रूरी है? क्या ब्यूरोक्रेसी हमारी या तुम्हारी होती है? क्या सिस्टम को चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी की मदद बहुत ज़रूरी है? ये बड़े सवाल है। आने वाले समय में देखना होगा कि और कितने चेंजेस होते हैं सिस्टम में और कितनी सर्जरियां सामने आगे आने वाले समय में दिखाई देती है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, और बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।